नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास में बीए थर्ड सेमेस्टर ड्राइंग एंड पेंटिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों की बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी, आप टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ रहे थे कि ड्राइंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो आज की क्लास उसी पर है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप ध्यान से सुनिएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी दोनों का जो थर्ड सेमेस्टर का ड्राइंग एंड पेंटिंग का सिलेबस है वो सेम है। तो ये वीडियो आप दोनों यूनिवर्सिटी के जो भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए है। और एक चीज़ यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आपको प्रश्न तो बताए ही जाएंगे, साथ ही में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपके पेपर का पैटर्न क्या है। क्योंकि पेपर का पैटर्न आप जानते हैं चेंज हो चुका है, नहीं जानते हैं तो अब जान लीजिए। आपके पेपर का जो पैटर्न पहले था वो अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब आपके प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको विस्तार से बताई जाएंगी। तो चलिए फिर समझते हैं इसे। बीए थर्ड सेमेस्टर और 2024 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको प्रश्न बताए जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर रहा होगा, वहाँ पर आपको पता है कि पेपर की टाइमिंग 3 घंटे की होती थी। पेपर की टाइमिंग 3 घंटे की होती थी, लेकिन अब वो बदल कर दी गई है 2 घंटे की। आपको 2 घंटे में ही पूरा पेपर हल करना है। और पहले क्या था, आपको 10 प्रश्न दिए जाते थे और 10 प्रश्नों में से आपको कोई भी 5 प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता था। यानी 10 प्रश्न होते थे, इनमें से आप कोई भी 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लेकिन अब जो पेपर का नया पैटर्न आया है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, प्रश्न आपके 10 ही रहेंगे, लेकिन इन 10 प्रश्नों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहले भाग में 2 प्रश्न रहेंगे, दूसरे भाग में 8 प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर आपको पहले भाग से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, पहले भाग से आपको एक प्रश्न करना अनिवार्य है। और दूसरे भाग से जहाँ पर 8 प्रश्न हैं, यहाँ से आपको 3 प्रश्न करना अनिवार्य है। यानी 10 में से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पर आप समझिए, जो आपका पूर्णांक है वो 75 का ही रहेगा। जो एक प्रश्न है यहाँ पर, ये आपका रहेगा 15 अंकों का, 15 नंबर का। जो यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, ये रहेंगे 20-20 नंबर के। ठीक है, ये 3 प्रश्न 20-20 नंबर के रहेंगे और ये जो एक प्रश्न है ये 15 नंबर का रहेगा। और इस प्रकार से यहाँ पर हो गए 60 नंबर, और 60 प्लस ये 15 हो गए 75 नंबर। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप समझ लीजिए, पेपर टाइम जो यहाँ पर सबसे ऊपर नोट दिया रहता है, इस नोट को आप अच्छे से पढ़िएगा कि इसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपका पेपर का पैटर्न था, आप इसे समझ चुके होंगे। बाकी मैंने इस पेपर के पैटर्न को जब आपको स्कीम बताई थी, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें बताई थी कि आपके जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, पेपर की टाइमिंग चेंज हो चुकी है। तो चलिए फिर अब हम प्रश्नों पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों पर चर्चा कीजिए, अथवा सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों और मूर्तियों के विषय में लिखिए, अथवा हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त किन्हीं 5 मूर्तियों पर टिप्पणी कीजिए। अब इन प्रश्नों को आप समझिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों पर चर्चा कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थान है मोहनजोदड़ो। तो यहाँ से जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे कि कांसे की नर्तकी हो गई, पुजारी की प्रतिमा हो गई, और यहाँ से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, उन मोहरों पर जो भी उत्कीर्ण चित्र बने हैं उनके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। ठीक है, और जो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये दोनों एक ही चीज़ है। आप चाहे सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, हड़प्पा सभ्यता कहिए, एक ही बात है। तो पहले प्रश्न में पूछा गया है कि यहाँ से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में आप लिखिए, और यहाँ से जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उनके बारे में लिखिए। यानी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, चाहे वो सिक्कों पर बनी हैं या फिर स्वतंत्र मूर्तियाँ हैं, उन सभी के बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त किन्हीं 5 मूर्तियों पर टिप्पणी कीजिए। जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि यहाँ से जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, पुजारी की मूर्ति मिली है, पुरुष धड़ मिला है और नटराज की प्रतिमा मिली है। और यहीं से मिली है आपकी
मातृ देवी की प्रतिमा। तो ये 5 प्रतिमाएं हो गई जिनके बारे में आप विस्तार से लिख सकते हैं। और सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं, आप जाकर चैनल पर ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको नहीं मिलती है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर वीडियो शेयर कर दूँगी, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए, आपको लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 2 नंबर, प्राक मौर्यकालीन अवशेषों पर प्रकाश डालिए। यानी मौर्यकाल से पहले का जो समय है जिसे कहते हैं प्राक मौर्यकाल, तो यहाँ से जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उन पर आपको प्रकाश डालना है, यानी विस्तार से लिखना है। फिर अगला प्रश्न आता है 3 नंबर, मौर्यकालीन शिला स्तंभों पर चर्चा करते हुए सारनाथ स्तंभ के बारे में लिखिए। अथवा सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, इसके स्थापत्य पर लेख लिखिए। अब इस प्रश्न को समझिए कि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है। मौर्यकालीन शिला स्तंभ, यानी मौर्य काल में शिला का मतलब होता है पत्थर। तो जो भी पत्थर के स्तंभ बने हैं उनके कौन कौन से भाग हैं, किस भाग को क्या कहा जाता था, और स्तंभों का निर्माण कैसे करते थे, ये सारी चीज़ें आपको विस्तार से लिखनी है। मौर्य काल का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है सारनाथ स्तंभ, ठीक है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस स्तंभ को आप सभी लोग जानते हैं। जो आपका सिक्का होता है उसके पीछे जो अशोक की लाट छपी होती है, जिसमें जो शेर है उसके 4 मुख दिखाए जाते हैं, 3 मुख आपको दिखाई देते हैं और 1 मुख पीछे की तरफ होता है। तो ये जो अशोक की लाट है ये इसी सारनाथ स्तंभ से ली गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 4 नंबर, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणियाँ कीजिए। इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। पहला है कांसे की नर्तकी। अभी मैंने बताया कि ये मोहनजोदड़ो से मिली है, तो इसी के बारे में आपको लिखना है। अब ऐसे अगर प्रश्न आए तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 4-5 टॉपिक दिए हुए हैं, तो थोड़ा-थोड़ा आप सबके बारे में लिखेंगे, आपके 4 से 5 पेज हो जाएंगे। फिर अगला है यक्ष यक्षिणी मूर्ति शिल्प। मौर्य काल से बहुत सारी यक्ष यक्षिणी प्रतिमाएं मिली हैं, तो उन्हीं के बारे में आपको लिखना है। जैसे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूर्ति है, यक्ष मतलब यक्षिणी मूर्ति एक है, दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा, मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला है बनारस के काष्ठ शिल्प। ये भी टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है। बनारस में काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है, तो वहाँ पर बनारस में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते थे, उनके बारे में आपको लिखना है। फिर है चोलकालीन मूर्ति कला। चोल काल की जो कांसे की नटराज प्रतिमा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। बाकी खजुराहों की मूर्ति कला आप सभी जानते हैं, विश्व विख्यात है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, चोलकालीन नटराज प्रतिमा के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तृत वर्णन प्रस्तुत कीजिए। चोलकालीन मूर्तिकला पर निबंध लिखिए। अब ये जो आपके प्रश्न हैं इनको आप ऐसे ही ना लिख दीजिएगा, 4-5 पन्ने में आप लिखेंगे तो हेडिंग वाइज लिखिएगा। इससे क्या रहेगा, आपका जो प्रश्न है वो थोड़ा साफ सुथरा रहेगा और आसानी से आपके जो पेज हैं वो भी कवर हो जाएंगे। आप एक हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में एक लाइन यहाँ पर छोड़ेंगे, फिर शुरू करेंगे लिखना, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न अच्छा भी लगेगा और आपका जो प्रश्न है वो थोड़ा और ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। आगे समझिए, 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कुषाण कालीन कला का परिचय दीजिए। और अथवा करके एक और प्रश्न दिया हुआ है, मथुरा शैली व गांधार शैली में अंतर स्पष्ट करते हुए दोनों शैलियों का वर्णन कीजिए। मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर के मूर्ति शिल्पों का वर्णन कीजिए। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है आप सभी जानते होंगे, तो यहाँ पर जो मूर्ति कला की गई है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न आता है, मौर्यकालीन मूर्तिकला के केंद्र सांची और शुंगकालीन मूर्तिकला केंद्र भरहुत पर विस्तार से लिखिए। ये जो सांची और भरहुत के स्तूप हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिए और इनमें से एक जरूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न आपका पिछली बार पूछा भी गया है। अभी आपको यहाँ पर मैं बता दूंगी कि कौन कौन से प्रश्न पिछली बार पूछे गए हैं। फिर अगला प्रश्न आता है, खजुराहो स्थित कामुक मूर्ति शिल्पों पर लेख लिखिए। यानी खजुराहों से जो भी इरोटिक स्कल्पचर्स प्राप्त हुए यानी कि कामुक मूर्तियां, उन पर लेख लिखना है।
और खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है? पूछा गया है खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है? तो खजुराहो अपनी मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, अपने कामुक मूर्ति शिल्पों के लिए ये जाना जाता है। विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो खजुराहो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे पढ़ के जाइएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 10 नंबर। गुप्तकालीन प्रमुख मूर्तियों का वर्णन कीजिए अथवा गुप्तकालीन प्रमुख बुद्ध प्रतिमाओं पर टिप्पणी कीजिए। इस काल के मूर्ति शिल्पों की विशेषताएं भी बताइए अथवा गुप्त काल से प्राप्त सिक्कों व मोहरों पर अंकित कला का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो गुप्त काल से हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है। गुप्त काल की जो भी बुद्ध प्रतिमाएं हैं या फिर अन्य प्रतिमाएं हैं, गुप्तकालीन मूर्ति कला की क्या विशेषता है और यहाँ से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, उन पर जो उत्कीर्ण चित्र बने हुए हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे, आप पढ़ के जाइएगा। और यहाँ पर आप समझिए कि कौन से प्रश्न पिछली बार पूछे गए हैं। तो पहला मोहनजोदड़ो वाला प्रश्न पूछा गया है, प्राक मौर्यकालीन ये प्रश्न पूछा गया है, और आपका इसमें जो यक्ष यक्षिणी प्रतिमाएं हैं ये पूछी गई हैं, और तो ये चीज़ें पूछी गई हैं। बाकी मुझे याद नहीं आ रहा है, क्वेश्चन पेपर आपके यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर इसे देख सकते हैं। बाकी ये भी जो कुषाण कला वाला प्रश्न है ये भी पूछा गया है, तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। आज के लिए बस यहीं तक। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।